हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पे होगा। हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी 90 एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं और इनफैक्ट अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दें कि हमने थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस भी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिटेल डिस्कशन किया है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है और उनकी क्लासेस हमने अपने प्लेलिस्ट में ऐड की है। वो प्लेलिस्ट बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं और एमसीक्यूज की क्लासेस हैं। हमने पहले भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं और अब हमने जो सेशन स्टार्ट किया है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर के अगेन बहुत सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमने पहले अपलोड कर दी है और अब डिमांड एंड सप्लाई की क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा, फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट रहेगा। ठीक है, अच्छा, आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक पॉइंट हम बता दें कि हमने अपने ऐप पे ऑलरेडी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिया है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट वो ऐप से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो या कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अगेन दी गई है। अच्छा, हमने वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस अपलोड कराई हैं, जैसे कॉस्टिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। उनकी टेस्ट सीरीज, उनकी क्लासेस भी आपको अलग से मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो हमारे ऐप से डायरेक्टली क्लासेस, स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन क्लासेस परचेज कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से ही रिलेटेड ये क्लासेस नहीं रेलेवेंट है, बाकी जितने भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आप लोग सब्जेक्ट वाइज क्लासेस या टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। ठीक, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, वहां हम पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, आज की क्लास की बात करें तो ये भी हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, चाहे आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, सीएमए फाउंडेशन, एसएससी, सीजीएल, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। हर एक एग्जाम में देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है और ये सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हर एक एग्जाम के लिए आपको इक्वली रेलेवेंट है, तो इनकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर लेना। अब चलो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमें क्वेश्चन नंबर 91 से डिस्कशन स्टार्ट करना था। लिखा है द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द, हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा एंड वाइस वर्सा। मतलब ये बताता है कि जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है ना। कभी भी क्या परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से करते हैं, ना कि लॉ ऑफ डिमांड की हेल्प से। लॉ ऑफ डिमांड की हेल्प से हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। क्लियर? देखो ऑप्शन दिया, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, बोथ ए एंड बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है कि हमारा जो डिमांड है वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर अमाउंट ऑफ चेंज की बात करें तो ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये हमने अपने सेशंस में बताया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड वेरीज विद द प्राइस। नो डाउट अगर गिवन गुड्स की बात करें तो गिवन गुड्स वो होते हैं जो कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन केस में डिमांड कैसे वैरी करेगा। अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्ट की प्राइस घटेगी तो डिमांड घटेगा। रीजन बीइंग हम ये मानते हैं कि जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है अगर उसकी प्राइस बढ़ गई मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई तो ऑटोमेटिकली हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, और अगर उसकी प्राइस घटेगी तो मानेंगे कि उसकी क्वालिटी और घट गई तो उसकी डिमांड घटा देंगे। तो नो डाउट ये इनवर्सली कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। इनके बीच का जो रिलेशन है गिवन गुड्स में, बेसिकली गिवन गुड्स एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का, तो नो डाउट यहाँ पे किस तरह का रिलेशन होगा डिमांड और प्राइस में, डायरेक्टली। नेक्स्ट, analysis of the relationship between demand of a commodity and prices of related commodities is, देखो यहाँ पे कह रहा है कि commodity की demand and price of commodity नहीं बोला है, price of related commodities बोला है, तो no doubt इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रॉस डिमांड। ऑप्शन दिया है प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, मार्केट डिमांड। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी, सॉरी सी, क्रॉस डिमांड एनालिसिस। नेक्स्ट, who observed that when the price of inferior goods fall, the demand for such goods also fall? Adam Smith, Alfred Marshall,
रैग्ना फ्रिंच, सर रॉबर्ट गिफिन। नो डाउट गिफिन गुड्स की ही बात हो रही है या इंफीरियर गुड्स की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट राइज किया था और इन्हीं के नाम से इन गुड्स का नाम भी पड़ा है गिफिन गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमांड वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉर्ड कीन्स, एडम स्मिथ, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल और रैगनर। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट देखो लिखा है कि द टेंडेंसी ऑफ लो इनकम ग्रुप टू इमिटेट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हाई इनकम ग्रुप इज नोन एज विच इफेक्ट। देखो हम बार बार बता दें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, ये 4 टॉपिक ना बहुत रेलेवेंट है और हमने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड किया हुआ है, तो चाहो तो पहले वो क्लास जरूर से कवर कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है कि वो लोग जिनकी इनकम कम है, अगर वो हाई इनकम ग्रुप को कॉपी करना चाहे, वो ये सोचे कि हाई इनकम ग्रुप वालों ने ये परचेज किया तो हम भी वही परचेज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे यही कंपैरिजन किया गया कि जिनकी इनकम कम है, अगर वो हाई इनकम ग्रुप को कॉपी करने की या इमिटेट करने की कोशिश करते हैं या ट्राई करते हैं, तो ऐसे इफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, है ना। हम किसी के घर गए, हमारी बहुत ज्यादा अच्छी इनकम नहीं है बट उनके घर में एसी लगा है, उनके घर में बड़ी वाली टीवी लगी है, तो हमें क्या लगेगा, हमें भी वो चाहिए। तो ये किस तरह का इफेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल फॉर गिवन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, नेसेसरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स। नो डाउट लॉ ऑफ डिमांड मतलब जहां डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, तो ये होता है फॉर नॉर्मल गुड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Next, when price changes and proportionate change in market demand is more than proportionate change in individual demand, it implies that the market demand curve is dash than the individual demand curve. Simply क्या कह रहा है कि अगर प्राइस चेंज होने पे जो मार्केट डिमांड में चेंज है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली किससे, इंडिविजुअल डिमांड के चेंज से, तो इस केस में जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, स्टीपर, वर्टिकल, फ्लैटर या नन ऑफ द अबव। नो डाउट फ्लैटर बनेगा। फ्लैटर इसलिए बनेगा क्योंकि ये बोला जा रहा है कि अगर स्मॉल चेंज भी हो रहा है तो मार्केट डिमांड में ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं ना, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी भी चेंज हो रही है तो हमारा जो डिमांड है वो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लैटर की बात किया है ना, तो ये कुछ हमने बताया कि ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी के अराउंड बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं स्टीपर की, तो स्टीपर मतलब हो जाता है ईडी इज इक्वल टू 0 के करीब, जहां पे हम ये बात करते हैं कि अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो उससे डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होती। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लैटर होगा, ना कि स्टीपर। और क्योंकि यहाँ पे हमसे सिंपली ये चीज कह रहा था कि जो मार्केट डिमांड कर्व है उसमें ज्यादा चेंज आएगा कंपैरेटिवली इंडिविजुअल डिमांड कर्व से, तो याद रखना कि इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लैटर। रीजन बस इतना है कि स्मॉल प्राइस चेंज से ज्यादा चेंज होगा इन डिमांड, ठीक। नाउ नेक्स्ट, a positively sloped demand curve implies violation of the law of demand given good. Income effect is negative and greater than substitution effect, all of the above. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली स्लोप बोला है, डिमांड कर्व की जब भी बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की प्राइस में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड इसका मतलब वॉयलेशन है, हाँ। गिवन गुड्स के केस में भी यही होता है कि जो प्राइस है और डिमांड है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यस, अगर इनकम इफेक्ट की बात करें तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी इनकम बढ़ती तो उस केस में हम प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाते, पर यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा डी कि ये तीनों ही केसेस एप्लीकेबल है फॉर पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व। बेसिकली ये तीनों क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कर्व। नेक्स्ट, an increase in consumers income will increase demand for a dash but decrease demand for a dash। अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी और इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट जाएगी, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड, इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। नो डाउट अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो जो हमारे नॉर्मल गुड्स हैं जैसे क्लोथ्स हैं उनकी डिमांड हम बढ़ा देंगे, और जो सस्ते गुड्स हैं इंफीरियर गुड्स उनकी डिमांड घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
Now next, when the quantity of a good that a buyer demands rises, when there is growth of purchases by other individuals, such an effect is called. देखो इसमें क्या चीज कह रहा है कि क्योंकि दूसरे उस गुड्स को खरीद रहे हैं, इसीलिए आप भी उस प्रोडक्ट के क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हो, या हम कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हो, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है. व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ बायर डिमांड्स राइजेस, व्हेन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ परचेसेस बाय अदर इंडिविजुअल, क्योंकि दूसरे इंडिविजुअल उसको खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो बायर डिमांड कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और क्योंकि बायर डिमांड कर रहा है, इसी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या गुड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है. ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, नन ऑफ द अबव. ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट. जैसे एक एग्जांपल ले लो आईफोन का, क्योंकि आईफोन अगर दूसरे परचेज कर रहे हैं तभी तो उसकी डिमांड मार्केट में टाइम टू टाइम बढ़ रही है ना. अब क्योंकि दूसरे लोग उसको खरीद रहे हैं तो हम भी उसको खरीदने की बात करेंगे या सोचेंगे या डिमांड करेंगे, और क्योंकि हम उसकी डिमांड कर रहे हैं तो नो डाउट जो उसकी क्वांटिटी है गुड्स की वो बढ़ जाएगी. और ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? बैंड वैगन इफेक्ट. अच्छा, आप लोग बोलोगे कि मैम चाहे बैंड वैगन इफेक्ट हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो, चाहे स्नॉब इफेक्ट हो, चाहे वेबलन इफेक्ट हो, सब में एक तरह से हम कह सकते हैं देखा देखी की बात होती है. बट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो सिंपली होता है कि क्योंकि आपने दूसरों के घर में, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हम बता दें कि जैसे आप किसी के घर गए, आपने देखा कि उनके पास वो प्रोडक्ट है तो आप उसकी डिमांड कर रहे हो, और क्योंकि आप लो इनकम ग्रुप हो, वो हाई इनकम ग्रुप है, तो उस केस में उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं. बैंड वैगन इफेक्ट में सिंपली कह रहे हैं कि क्योंकि वो दूसरे खरीद रहे हैं, आपने देखा कि अच्छा मार्केट में लोग यही आईफोन खरीद रहे हैं, अब क्योंकि लोग आईफोन खरीद रहे हैं तो आप भी उसकी डिमांड करोगे, जब आप उसकी डिमांड करोगे तो नो डाउट उसकी क्वांटिटी जो है राइज होगी. ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं बेटा बैंड वैगन इफेक्ट. अभी आगे स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट, हमने वैसे सारा पॉइंट यहाँ कंसिडर किया है. देखो लिखा हुआ है कि when the quantity of a commodity that an individual buyer demand falls in response to the growth of purchases by other buyers, such an effect is called. कह रहे क्योंकि दूसरे उसको खरीद रहे हैं इसीलिए हमने उसकी डिमांड घटा दी, इसको हम क्या कहते हैं? स्नॉब इफेक्ट. बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा बी स्नॉब इफेक्ट. बेसिकली स्नॉब इफेक्ट में जैसे हो गया लग्जरी कार्स हो गए, या फिर आप कह सकते हो कि कोई ऐसी ज्वेलरी जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है, या किसी तरह का कोई प्रोडक्ट जो कि कस्टमाइज्ड है. तो इस केस में क्या होता है ना कि जब देखते हैं लोग कि अरे वो भी उसको परचेज कर रहा है ना, तो माना जाता है कि बड़ा कॉमन हो गया वो, इसीलिए हम उसको नहीं खरीदते हैं. ठीक. अच्छा, अब स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम होता है. स्नॉब इफेक्ट मतलब बेसिकली कहता है कि क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जब उसको परचेज करने लगते हैं तो क्योंकि वो कॉमन आइटम हो जाता है इसलिए उसको परचेज नहीं करेंगे. और वेबलन इफेक्ट क्या होता है? वेबलन इफेक्ट मतलब जहां पे हम बात करते हैं स्टेटस सिंबल की, कि क्योंकि हमारे पास बहुत हाईली कॉस्ट, हम ऐसे कारपेट्स खरीदते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, या हम डायमंड परचेज कर रहे हैं, मतलब वो ना शो ऑफ की चीजें होती हैं. ये माना जाता है कि अगर वो हमारे पास है तो हम उसको इजिली शो ऑफ कर पाएंगे. शौक भी होता है बट जनरली हम लोग उसको शो ऑफ ही मानते हैं कि बहुत ज्यादा महंगे आइटम जो कि बेसिकली हाई इनकम ग्रुप वाले ही खरीदते हैं, और वो शो ऑफ का ही एक पार्ट माना जाता है, ये स्टेटस सिंबल माना जाता है कि अच्छा उनके पास बहुत बढ़िया कार है, लग्जरी कार है ना. तो अब लग्जरी कार की बात करें तो ये हमने एग्जांपल दिया स्नॉब इफेक्ट में भी, वेबलन इफेक्ट में भी. बट स्नॉब इफेक्ट ये कहता है कि क्योंकि दूसरे उसको ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, अब क्योंकि वो कॉमन आइटम हो गया तो हम नहीं खरीदेंगे. ठीक. और वेबलन इफेक्ट कहता है कि हम ऐसे आइटम खरीदते हैं, मतलब कुछ ही लोग ऐसे आइटम खरीदते हैं जो कि बहुत महंगे हैं. ठीक. लाइक डायमंड. तो ये हो गया स्नॉब इफेक्ट. होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा. बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है दोनों में. जैसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट बताया, वैसे यहाँ पे हमने स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट भी बता दिया. नो डाउट माइनर डिफरेंस है बट समझने की कोशिश करोगे तो क्लियर हो जाएगा. सम बायर्स डिमांड मोर ऑफ सर्टेन कमोडिटीज एट अ हायर प्राइस. देखा जैसा कि डायमंड है तो डायमंड नो डाउट बहुत कॉस्टली होता है, तो वो वही लोग खरीदेंगे, मतलब जो हाई इनकम ग्रुप है. बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो उसको परचेज कर पाएंगे. ठीक है. लाइक लग्जरी कार्स. तो सच एन इफेक्ट इज कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, नन ऑफ द अबव. नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, वेबलन इफेक्ट. नेक्स्ट, द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ अ वेबलन इफेक्ट. अब क्योंकि वेबलन इफेक्ट हमें पता है कि ऐसे आइटम जो कुछ ही लोग परचेज कर सकते हैं, लाइक हाई इनकम ग्रुप, तो उस केस में जब भी उसका डिमांड कर्व बनेगा ना तो स्टीपर बनेगा. रीजन भी हम ये मानते हैं कि उसकी प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा. ठीक है.
वो इस तरीके से फ्लैटर नहीं बनेगा, बल्कि वो इस तरीके से स्टीपर बनेगा। और स्टीपर बनने का रीजन उसका यही है कि वहां पे अगर प्राइस चेंज भी हो रहा है तो उसके डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। रीजन बिंग उसको परचेज ही बहुत कम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीपर, वर्टिकल, फ्लैटर, हॉरिजॉन्टल। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट। अब क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट हमने ये चीज बताई थी ना कि लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो हम भी उसकी देखा देखी परचेज करेंगे। तो उस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा? फ्लैटर बनेगा। और फ्लैटर बनने का रीजन क्या है कि अगर उसकी प्राइस में थोड़ी भी चेंज होगी तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फ्लैटर। नेक्स्ट, द मार्केट डिमांड कर्व इन केस ऑफ स्नॉब इफेक्ट। अगेन अगर हम स्नॉब इफेक्ट की बात करें तो क्योंकि स्नॉब इफेक्ट ये कहता है कि अब क्योंकि उसको दूसरे ज्यादा परचेज करें तो हम कम परचेज करेंगे, तो उसकी प्राइस में भी अगर चेंजेस आता है ना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। रीजन भी हम वहाँ लग्जरी कार्स या ज्वेलरीज की बात कर रहे हैं और वो वैसे ही बहुत कम ही लोग परचेज करने वाले हैं। तो फ्लैटर होगा नो। स्टीपर होगा, लेस इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर चेंज हो भी रही है तो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड पे चेंज नहीं आएगा। तो और फ्लैटर स्टीपर क्या है? देखो, फ्लैटर मतलब सिंपली ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, नियर बाय। ये मान रहे हैं कि फ्लैटर है तो उसकी प्राइस में अगर थोड़ा भी चेंज होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और स्टीपर मतलब क्या हो गया? जैसे ईडी इज इक्वल टू 0, कि उसकी प्राइस में कितना भी चेंज हो डिमांड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना है। ठीक, नेक्स्ट, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व शोज। देखो, एंजल कर्व ये शो करता है कि अगर हमारे इनकम बढ़ रही है तो उस केस में हम प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो घटा देंगे। और ऐसा किस केस में होता है? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट, assume that the market demand curve for Dinshaw ice cream is known and given to us with summer setting in price remaining the same the consumer would। अब ये चीज कह रहा है कि आप ये मान करके चलो कि जो मार्केट डिमांड कर्व है आइसक्रीम का हमें पता है एंड मतलब दिया हुआ है, और समर में बेसिकली इसकी जो डिमांड है वो नोन है, बट साथ ही साथ कह रहा है कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा? शिफ्ट टू अ लोअर डिमांड कर्व, मूव अपवर्ड। शिफ्ट टू अ हायर डिमांड कर्व, मूव डाउनवर्ड। देखो, मूवमेंट तो नहीं होगी, रीजन बीइंग यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है, तो मूवमेंट डाउनवर्ड या अपवर्ड तो नहीं होगी। नो डाउट ये शिफ्ट होगा आइदर लोअर डिमांड कर्व पे या हायर डिमांड कर्व पे। अब क्योंकि समर है तो नो डाउट इसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उस केस में ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक, नेक्स्ट, an exceptional demand curve is one that slopes upward to the right, downward to the right, downward to upward to the left, horizontal। अगर एक्सेप्शनल डिमांड कर्व की बात करें तो जनरली डिमांड कर्व कैसे बनता है? इस तरीके से, डाउनवर्ड टू द राइट। और अगर ये अपवर्ड टू द राइट है तो ये नो डाउट एक्सेप्शन है किसका? डिमांड कर्व का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अपवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट, what will be the impact on the demand curve of cars when the price of petrol rises। कह रहा है कि पेट्रोल और कार, पहले भी हमने बताया कि कार एंड पेट्रोल बेसिकली ये किस तरह का प्रोडक्ट है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है जो साथ में चलता है। और क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो उस केस में नो डाउट लोग कार की डिमांड को घटा देंगे। अब यहाँ लिखा है कि देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, देयर विल बी एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट। पहले तो मेरी एक बात समझो कि क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा है तो मतलब जो प्रोडक्ट की प्राइस है, यहाँ पे हम क्या करें? एक प्रोडक्ट ले रहे हैं कार और एक प्रोडक्ट ले रहे हैं पेट्रोल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की, जैसे कार की डिमांड की बात करें तो कार की प्राइस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। उस केस में कभी भी मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व तो नहीं होगा। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कब होता है? जब हम प्रोडक्ट के प्राइस की और डिमांड की बात करते हैं, है ना। बट अगर प्राइस कांस्टेंट और बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो वो हमेशा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सब हमने अपने सेशंस में बताया हुआ है। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड तो नहीं होगा। अब क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की डिमांड घटेगी, और कार की डिमांड घटेगी तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट। नेक्स्ट,
What will be the impact on the demand curve of desktop computers when the price of laptop increases? अब यहाँ पे देखो लैपटॉप और डेस्कटॉप बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है जो साथ में नहीं चलते हैं, जो अलग अलग चलते हैं। अगर लैपटॉप की प्राइस बढ़ रही है तो लोग हम ये मानते हैं कि वो डेस्कटॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगेन क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट की प्राइस और एक प्रोडक्ट का डिमांड है, तो कभी भी मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व तो नहीं होगा। एंड क्योंकि लैपटॉप की प्राइस बढ़ रही है तो डेस्कटॉप की डिमांड बढ़ जाएगी, इसीलिए शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइटवर्ड। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट। Now next, what will be the impact on demand curve of sugar with increase in its price? अब क्योंकि यहाँ पे सेम बात क्या है कि अगर शुगर की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी। और क्योंकि यहाँ पे सेम प्रोडक्ट की प्राइस और सेम प्रोडक्ट की डिमांड है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, तो ये हमेशा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होगा। शिफ्ट की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा अलोंग द सेम डिमांड कर्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब देखो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं इस तरीके से कि मान लेते हैं कि पहले जो हमारी डिमांड थी वो इतनी थी, प्रोडक्ट की प्राइस इतनी थी और डिमांड इतनी थी। अब कह रहा है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ रही है, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाया, डिमांड घट गई, है ना। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, अगर हम ये ना बनाते, इस तरीके से बनाते, देखो ये है, ये बढ़ी, तो ये मूवमेंट किस तरफ हो रही है, अपवर्ड हो रही है, ना कि डाउनवर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट the demand for trouser will lead to dash due to change in preference in favor of jeans. Again jeans और trouser substitute goods है। अब यहाँ पे कह रहा है क्योंकि the demand for trouser will lead to dash due to change in preference in favor of jeans। अब क्योंकि लोग जीन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो ट्राउजर की डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। Extension in demand of trouser, increase in demand of trouser, contraction in demand of trouser, no doubt decrease in demand in trouser होगा, क्योंकि contraction एक्सटेंशन तब होता जब सेम प्रोडक्ट की प्राइस और सेम प्रोडक्ट की डिमांड की बात करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं एंड क्योंकि जीन्स की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस केस में ट्राउजर की डिमांड घटेगी तो वो डिक्रीज हो जाएगा इन डिमांड इन ट्राउजर। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Next, the demand curve for bajra will dash a poor person income rises। जैसे ही पुअर पर्सन की इनकम राइज होगी, इनकम बढ़ेगी, तो बाजरा क्योंकि लो क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता है, गिफन गुड्स माना जाता है, तो उसकी डिमांड वो घटा देगा। शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, नन ऑफ द अबव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा बी, शिफ्ट टू द लेफ्ट। क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ी आप शिफ्ट हो जाओगे, मतलब आप वो कम से कम परचेज करोगे बाजरा, क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करोगे। एंड अगेन यहाँ देखो इनकम की बात कर रहा है, मतलब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है मतलब एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन की बात नहीं करके शिफ्ट की बात करेंगे, आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, जॉइंट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, जॉइंट सप्लाई, कॉम्पिटिटिव सप्लाई। अब देखो अगर जॉइंट डिमांड की बात करें तो कार एंड पेट्रोल हो गया, कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब सब्स्टिट्यूट तो टी एंड कॉफी हो गया, जॉइंट सप्लाई शुगर एंड मोलासेस, कॉम्पिटिटिव सप्लाई ताजमहल टी एंड सोसाइटी टी। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस और द सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। क्या कह रहा है कि अगर सेम प्राइस पे आप प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड करते हो या सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, या इसका रिवर्स है कि आप प्राइस बढ़ा रहे हो पर क्वांटिटी सेम रख रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। नो डाउट एक केस में देखो प्राइस कांस्टेंट है और क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो अगेन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर। नेक्स्ट, a downward movement along the same demand curve means more is demanded when the price of goods falls, more is demanded at the same price, less is demanded at the same price, less is demanded when the price of good rises। downward movement along the same demand curve है, अगर along the same demand curve है downward movement, तो ये देखो मतलब हमारा प्राइस घट रहा होगा और डिमांड बढ़ रहा होगा, तभी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। मोर इज डिमांडेड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, a leftward shift of the demand curve shows more is demanded at the same price, less is demanded at the same price। no doubt अगर सेम प्राइस पे कम डिमांड की जा रही है तभी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना,
क्योंकि बाकी फैक्टर्स चेंज होंगे ना कि प्राइस। नेक्स्ट, when same quantity of a good is demanded at a lower price, आपने सेम क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांड की है कब, लोअर प्राइस पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। हमने यहाँ पे बताया कि देखो एक चीज चेंज हो रही है, जैसे प्राइस लोअर कर रहे हैं तो डिमांड कांस्टेंट है। देखो इसमें कह रहा है कि लोअर प्राइस पे आप सेम क्वांटिटी ऑफ डिमांड परचेज कर रहे हो, ठीक है, या फिर हम ये कहते कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है बट डिमांड घट रही है। तो ये दोनों ही किसको शो करता है बेटा, डिक्रीज इन डिमांड को। यहाँ क्या शो हो रहा है कि प्राइस लोअर होने पे भी क्वांटिटी सेम है, तो कहीं ना कहीं तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एज अ प्राइस ऑफ गुड राइजेस देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड शिफ्ट। अभी देख बताया भी था कि अगर प्राइस राइज हो रही है, प्राइस राइज हुई तो नो डाउट हमारा डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। उस केस में ये अपवर्ड मूवमेंट माना जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर क्लासेस यूजफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड यूट्यूब ने अब अपना एक फीचर लॉन्च किया है हाइप का, तो जो स्टूडेंट हमें प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, वो प्लीज वीडियो को हाइप जरूर करें सो दैट हमारा चैनल एज वेल एज हमारा वीडियो प्रमोट हो सके। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे क्लासेस में वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई है वो जरूर से कवर कर लेना, बहुत रिलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। उसकी प्लेलिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट इस तरह के क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड क्लासेस यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।